द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। इससे पहले जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, उस चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरह से वेंडा पेट्रोंस्की को उसके स्कूल में छेड़ा जाता है, मजाक उड़ाया जाता है और कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया जाता है। और ये जो भी चीजें हुई, इसमें 2 गर्ल्स स्कूल की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिनका नाम था मैडी एंड पैगी। ऑलरेडी हम चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। ये उसी का ही सीक्वल पार्ट है। सो मेक श्योर कि अगर आपने पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है और आगे की कहानी आप जानना चाहते हैं तो ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ें, स्टोरी की तरह समझेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे तो इजीली सारे क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube ई स्कूल। सो आज की इस वीडियो में, जैसा मैंने आपको बताया, हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 100 ड्रेसेस पार्ट 2। पार्ट 1 हो चुका है जो कि चैप्टर 5 था, और ये जो हम बुक देख रहे हैं उस बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। काफी अच्छे और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स इस बुक में है, थोड़े से लेंदी चैप्टर्स हैं बट हम बहुत ही स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हम स्टोरी का समझ चुके हैं, वेंडा की बात कर चुके हैं, वेंडा पेट्रोंस्की की, जिस तरह से उसने 100 ड्रेसेस बनाकर जो कंपटीशन था उसे जीता और सबको इम्प्रेस कर दिया। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया इस कंपटीशन का, पता चला कि वेंडा ने तो स्कूल ही छोड़ दिया है। तो वेंडा आखिर कहाँ गई है? क्या मैडी और पैगी उसे ढूंढ पाएंगे? ये सारे सवालों का जो जवाब है वो आपको इस एक चैप्टर में मिलेगा। तो चलिए फिर चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑथर की बात कर लेते हैं। तो ऑथर की पहले भी हम चैप्टर में बात कर चुके हैं। तो इसकी जो ऑथर है वो है एलेनोर एस्टिस। एलेनोर एस्टिस जो है एक अमेरिकन चिल्ड्रंस ऑथर एंड चिल्ड्रंस लाइब्रेरियन। वैसे एक लाइब्रेरियन थी, लेकिन काफी अच्छी इन्होंने बुक्स, स्टोरीज भी लिखी हैं। ठीक है, 1906 में शी वाज बोर्न अप, एंड उसके अलावा काफी ज्यादा इलस्ट्रेशंस उन्होंने बनाए, जिसके लिए उन्हें न्यूबेरी मेडल्स मिला है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मेडल है व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग्स। उसके अलावा उनकी जो 3 बुक्स हैं न्यूबेरी ऑनर विनर्स हैं, एंड लुइस कैरोल शेल्फ अवार्ड, ये एक लाइब्रेरियन अवार्ड होता है, उसके लिए भी उन्हें नॉमिनेट किया गया था। ये अवार्ड की भी इन्हें दिया गया है। तो काफी डेकोरेटेड ये एक ऑथर रही हैं मिस एलेनोर एस्टिस। ठीक है, तो इन्हीं की ये बुक है, नाम याद रखिएगा, 100 ड्रेस पार्ट 1 एंड 2, दोनों की ऑथर सेम है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अभी तक क्या हुआ कि वेंडा जा चुकी है और जो मैडी और पैगी थे वो वेंडा के घर भी गए, लेकिन वहां पर वेंडा उन्हें नहीं मिली, और इससे पता चलता है कि वेंडा ने शहर छोड़ दिया है और वो अपने पेरेंट्स के साथ में परमानेंटली शिफ्ट हो चुकी है। ओके, अब देखते हैं क्या होता है कि while the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. Attention class, everyone back to their seats. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि पूरी जो क्लास थी वो सर्कलिंग द रूम, यानी सारे जो बच्चे थे वो क्लास में घूम रहे थे। मिस मेसन को, जो क्लास का मॉनिटर था, वो एक नोट लाकर देता है प्रिंसिपल के ऑफिस से, कोई लिस्ट लाकर, कोई चिट्ठी लाकर देता है। मिस मेसन उसे बहुत बार पढ़ती हैं और बहुत ही थॉटफुली मतलब बहुत ही सोच विचार के बाद में उस लेटर को रखती हैं और अपने हाथों को क्लैप करती हैं कि सारी क्लास को अटेंशन में लाने के लिए, और बोलती हैं अटेंशन एवरीवन बैक टू देयर सीट्स। ठीक है, थॉटफुली का मतलब होता है व्हेन वी थिंक अबाउट समथिंग। देखते हैं क्या लेटर था ये। When the shuffling of feet had stopped, जब जैसे बच्चे इधर उधर घूम रहे थे तो उनके पैरों की शफलिंग रुक गई, यानी वो एक जगह बैठ गए। The room was and quiet. Miss Mason said, I have a letter from Wenda's father that I want to read to you. ठीक है, जब सब चुप हो गए तो जब सब चुप हो गए तो मिस मेसन, जो कि क्लास टीचर थी रूम 13 की, वो बोलती हैं कि मुझे वेंडा के फादर से एक लेटर आया है और ये मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, मतलब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, देखते हैं आगे क्या बोलती हैं वो। मिस मेसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। ठीक है, जो मिस मेसन थी, इतना कहकर वो एकदम शांत हो जाती हैं, और जो क्लासरूम में साइलेंस थी वो और भी ज्यादा टेंस हो जाती है, और एक्सपेक्टेंट का मतलब होता है कि काफी होपफुल, कि मतलब सब सोचने लग जाते हैं कि अब क्या होगा। तो बहुत ही होपफुल साइलेंस वहां पर हो जाती है। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। बहुत ही स्लोली और डेलिबरेटली मतलब बहुत ही तरीके से उन्होंने ग्लासेस को अपने एडजस्ट किया, मतलब ऐसे किया। एंड
Her manner indicated that what was coming. This letter from Venda's father was a matter of great importance. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. ठीक है, जैसे ही उन्होंने इंडिकेट किया उनका जो मैटर था, मतलब जिस तरह से वो बहुत ही सीरियस हो गई थी लेटर पढ़ने के बाद, इससे ये पता चल रहा था कि वेंडा का ये जो फादर का जो लेटर आया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। और पूरी क्लास शांति से सुनने लगी, लिसन क्लोजली, मतलब काफी अटेंटिवली सुनने लगी कि आखिर इस लेटर में क्या लिखा है। और जब वो मिस मेसन पढ़ने लगी, आगे देखते हैं। डियर टीचर, अब उस नोट में क्या लिखा हुआ है ये देख रहे हैं हम कि डियर टीचर, माय वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनीमोर, जेक ऑल्सो, नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, नो मोर होलर पोलैक, नो मोर आस्क व्हाई फनी नेम, plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jane Petronsky. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि वेंडा के फादर ने एक बहुत ही छोटा सा नोट लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल नोट लिखा है। उन्होंने बोला कि डियर टीचर, हमारी वेंडा आपके स्कूल में अब नहीं आएगी। ठीक है, जो जेक यानी जो वेंडा का भाई, हम अज्यूम कर रहे हैं ऐसे केस में कि वेंडा का जो भाई है वो भी नहीं आएगा। हम बड़ी सिटी में चले गए हैं, यानी ये जो छोटा शहर है यहाँ से निकलकर हम एक बड़ी सिटी में चले गए हैं। अब यहाँ पर कोई भी हमें पोलैक मतलब एक कहते हैं ना, पोलैंड से वो थे तो उनको मजाक उड़ाया जाता था कि कोई भी होलर मतलब बहुत ही चिल्ला के कोई भी हमें पोलैक नहीं बुलाएगा। नो मोर आस्क व्हाई फनी नेम, कोई नहीं पूछेगा कि आपका नाम इतना फनी क्यों है, क्योंकि बड़े सिटी में तो हर कल्चर के लोग रहते हैं तो वहां पर बहुत सारे फनी नेम होंगे, तो कोई हमें नहीं चिढ़ाएगा। योर्स ट्रूली, आपका अभिवादन करते हुए, यानी योर्स ट्रूली जेन पेट्रॉन्स्की वेंडा के फादर का नाम है। तो अब उन्होंने बोला है कि हमारे बच्चों को, मतलब इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं, हमारे बच्चों को आपके स्कूल में चिढ़ाया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था, तो अब हम एक बड़ी सिटी में जा रहे हैं जहां पर हमारे बच्चों का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। तो इसका मतलब ये प्रूव होता है कि वेंडा के फादर को पता था कि उनके बच्चों के साथ क्या होता है, एंड इसी वजह से वो वहां से मूव कर गए। ठीक है, तो ये लेटर था जो कि वेंडा के फादर ने भेजा था। और जिस क्लास में ये सुनाया जा रहा था उसमें मैडी और पैगी दोनों थे, और दोनों कहीं ना कहीं दे वर द रीजन, उनको ऐसा लग रहा था कि वेंडा छोड़ के गई है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब ये लेटर पढ़ने के बाद में सारे स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन हुआ वो देखते हैं। A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. ठीक है, अभी क्या हुआ कि ये जो लेटर पढ़ा उसके बाद में एकदम सन्नाटा छा गया। मिस मेसन जो थी उन्होंने अपने ग्लास उतारा, इस तरह से उस पर हवा ब्लो करी वेपराइज करने के लिए जिससे वो थोड़ा गीला हो जाए, और फिर उसको इस तरह से अपने हैंकरचीफ से यानी अपने रुमाल से अपना जो ग्लासेस थे उसको साफ किया। Okay, then she put them on again, looked at the class. When she spoke, her voice was very low. I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long unfamiliar one. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने अपने क्लास की तरफ देखा, वो बोली, और जब वो बोली तो फिर उनकी वॉइस बहुत ज्यादा लो थी, यानी बहुत ज्यादा धीरे थी, और वो बोली कि मैं श्योर हूं, मतलब मुझे पता है कि कोई भी रूम 13 में जानबूझकर डेलिबरेटली यानी बहुत ही डेलिब्रेट सही तरीके से किसी भी पर्सन की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेगा, और सिर्फ इसी चीज की वजह से हर्ट नहीं करेगा क्योंकि उनका नाम जो था वो थोड़ा सा अनफेमिलियर था, यानी डिफरेंट था। यानी ये सिर्फ कारण नहीं हो सकता कि आप किसी की फीलिंग्स को हर्ट करोगे, कि मैं श्योर हूं, यानी वो एक ट्रस्ट शो कर रही है कि मुझे आप सब पर ट्रस्ट है कि आप किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करोगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ था। क्लास 13 के ही जो क्लास के स्टूडेंट्स है उन्होंने वेंडा को कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएट किया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका नाम जो था वो थोड़ा डिफरेंट था, उसकी नेशनैलिटी डिफरेंट थी। आगे देखते हैं वो क्या कहती हैं। I prefer to think that what was said in thoughtlessness. I prefer to think that what was said in thoughtlessness. I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened. Unfortunate and sad both. And I want you all to think about it. Okay, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर टीचर कह रही है कि मुझे ट्रस्ट है कि आप लोगों ने जानबूझ करके किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो भी मजाक उड़ाया हो या फिर जो भी ऑफेंड किया हो, कुछ ऐसा बोला हो, वो आपने थॉटलेसनेस की वजह से, यानी थॉटलेसनेस का मतलब होता है कि व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट समथिंग डीपली,
किसी चीज पर आपने ध्यान ही नहीं दिया कि वो चीज किसी को कितना हर्ट कर सकती है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी पर्सन को कुछ कह देते हैं और वो हर्ट हो जाता है और हम सोचते हैं यार हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार जो चीज हम बोल रहे हैं हम सोच समझ कर नहीं बोलते, हम किसी दूसरे पर्सन के बिहाव पर नहीं सोचते कि अगर कोई हमें ऐसा बोलता तो हमें कैसा फील होता। तो उनकी टीचर यही कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि थॉटलेसनेस की वजह से ही आप लोगों ने ऐसा किया होगा या फिर किसी को हर्ट किया होगा, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप सब भी वैसा ही फील कर रहे हैं जैसा भी मैं फील कर रही हूँ कि ये जो चीज थी ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट थी, यानी बहुत ही बदकिस्मती थी हमारी कि हमारे साथ ऐसा हुआ। ये अनफॉर्चुनेट और सैड, मतलब दुखी भी हैं हम इस बात से कि ऐसी चीज हुई, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस बारे में सोचें, ध्यान दें कि आखिर हमने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से एक पूरी फैमिली को शिफ्ट होना पड़ा बड़ी सिटी में, ठीक है, सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो यहाँ पर टीचर उन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज कराने की कोशिश कर रही हैं कि आप लोगों ने गलत किया है। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। पहला जो पीरियड था क्लास का वो स्टडी पीरियड था, पढ़ाई का था। मैरी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। मैरी अपने जो लेसन्स थी उनको प्रिपेयर कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, लेकिन वो अपने काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पा रही थी। She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. उसके पेट में कुछ गुड़गुड़ हो रही थी, यानी बहुत ही sick feeling हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था वो काफी ज्यादा बीमार पड़ने वाली है, only because she was very anxious. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wenda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. हाँ, ये बात सच है, क्योंकि पिछले चैप्टर में, जो हमारा पिछला चैप्टर था, उसमें जो मैडी थी वो भले ही उसने कुछ नहीं पूछा वेंडा से, लेकिन उसने पेगी को रोका भी नहीं। उसने एंजॉय नहीं किया इस चीज को कि है ना कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास, लेकिन उसने पेगी को रोका भी नहीं, और इसी चीज का उसे सबसे ज्यादा दुख लग रहा था। She had stood by silently and that was just as bad was what Peggy had done. और वो चुपचाप खड़ी रही, सब कुछ देखती रही कि वो वेंडा जो है परेशान हो रही है, और पेगी, जैसा पेगी ने किया, अगर पेगी ने बुरा किया है तो मैंने उससे भी ज्यादा बुरा किया है, ऐसा यहाँ पर मैडी सोच रही है कि जब पेगी उसका मजाक उड़ाती थी वेंडा का तो मैडी को रोकना चाहिए था, और यही वो सोच रही है। आगे देखते हैं। वर्स शी वॉज अ कावर्ड, और इवन वो पेगी से भी ज्यादा बुरी है, यानी सबसे ज्यादा बुरा उसने किया है, क्योंकि वो एक कावर्ड थी। कावर्ड मतलब डरपोक थी। At least Peggy hadn't considered they were being mean, but she, Maddie, had thought when they were doing wrong. यहाँ पर पेगी जब उसको कुछ भी गलत बोल रही थी तो एटलीस्ट उसे पता तो नहीं था कि भाई मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैडी को पता था कि ये चीजें वेंडा को हर्ट करेंगी, कि वेंडा मीन हो रही है, क्योंकि पेगी की तो फैमिली काफी अच्छी थी, वो तो काफी रिच थी, तो उसे पता ही नहीं था कि मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर रही हूँ, लेकिन मैडी को पता था कि वेंडा के साथ गलत हो रहा है, और ये बात जानते हुए भी वो चुप रही। ओके, शी कुड पुट हरसेल्फ इन वेंडा शूज, वो जगह पर आकर सोच सकती थी, यानी ऐसा सोच सकती थी कि वेंडा की जगह मैं होती तो कैसा होता। गुडनेस, wasn't there anything she could do? गुडनेस का मतलब एक होता है कि हम बोल रहे हैं कि गॉड, क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी उसके लिए। If only she could tell Wenda she hadn't mean to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. ठीक है, वो अब यहाँ पे सोच रही है कि मैं वेंडा को बोल सकती थी कि मैं आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती। तो अब ये सारी चीजें सोचते सोचते वो पेगी की तरफ टर्न हुई। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोल अ ग्लांस मतलब जल्दी से देखा, लेकिन पेगी ने ऊपर नहीं देखा, यानी पेगी ने मैडी की तरफ नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि कहीं ना कहीं पेगी भी अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी, और पेगी भी यही सोच रही थी कि वेंडा के साथ मैंने गलत किया। ठीक है, देखते हैं कि पेगी क्या सोच रही है। She seemed to be studying hard. Well, whether Peggy felt bad or not, she, Maddie, had to do something. She had to find Wenda Petronsky. Maybe she had not moved away. Maybe Peggy would climb the heights with her and they would tell Wenda she had won the contest and they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि पेगी जो है वो बहुत ही ज्यादा पढ़ाई कर रही है, स्टडिंग हार्ड कर रही है, लेकिन अब यहाँ पर मैडी सोच रही है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, मे बी वो वेंडा पेट्रॉन्स्की को ढूंढ सकते हैं, हो सकता है सिर्फ अभी उन्होंने लेटर भेजा हो, अभी तक वो तैयारी कर रहे हो बड़ी सिटी जाने की, हो सकता है अभी वो नहीं गई हो, तो वो सोच रही है कि मैं हाइट्स मतलब जहाँ पर ऐसा एरिया था ना स्लम वाला,
जहां पर वेंडा रहा करती थी कि मे बी आई क्लाइंब द हाइट्स विद द पैगी, मतलब मैं पैगी के साथ वहां पे जाऊंगी और हम ढूंढ सकते हैं वेंडा को, और वेंडा को ये बता सकते हैं कि उसने ये जो 100 ड्रेसेस बनाई हैं उसने कंपटीशन जीता है, और हम उसको बता सकते हैं कि आपकी ड्रेसेस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं और आप बहुत स्मार्ट हैं। ये चीज हम वेंडा को बता सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में गिल्ट था कि हमने उसके साथ गलत किया है, और इसी बात को लेकर वो सोच रही थी और यहाँ पर टेंशन में थी। When school was dismissed in the afternoon, स्कूल जब खत्म हो गया आफ्टरनून में, Peggy said with pretended casualness, ठीक है, पैगी बहुत ही कैजुअलनेस के साथ बोली, मतलब एकदम ऐसा प्रिटेंड कर रही थी, प्रिटेंड करना मतलब फेक कर रही थी कि जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट, हे चलो देखते हैं कि वो लड़की, मतलब किड की बात हो रही है, मतलब वो बच्चा अभी तक यहीं है या फिर वो चला गया, यानी वो किसकी बात कर रही है, वेंडा की। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, और पैगी को भी सेम आइडिया आया। मैडी ग्लोड, पैग वाज रियली ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैडी यही सोच रही थी कि मैं पैगी को बोलती हूँ और हम जाकर देखते हैं, वेंडा को ढूंढते हैं, और इतने में पैगी ने ही बोल दिया कि चलो देख कर आते हैं, वो अभी तक चली गई है या फिर मतलब यहीं है। और फिर मैडी ग्लो करती है, यानी खुश हो जाती है, क्योंकि जो वो सोच रही थी वो ऑलरेडी पैगी बोल रही थी। ओके चलो अब देखते हैं। The two girls hurried out of the building up the street towards Boggins Heights, the part of town that was such a forbidding air and this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये दोनों गर्ल्स जो थी वो बिल्डिंग से बाहर निकली और ये बॉगिन हाइट्स की तरफ जाने लगी। बॉगिन हाइट्स वो जगह थी, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जहां पर वेंडा रहा करती थी। ठीक है, ये एक फॉरबिडिंग एयर थी। फॉरबिडिंग मतलब बहुत ही अजीब सी वहां की हवा थी, बहुत ही अजीब सा एटमॉस्फेयर था, बिकॉज पैगी और मैडी थोड़ा सा अच्छी एरियाज में रहती थी, तो उनके लिए बहुत ही अनफ्रेंडली सा वहां पर उनको लग रहा था। और उनकी जो नवंबर आफ्टरनून थी ये काफी ज्यादा ड्रिजली मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बहुत ही डैम्प मतलब गीला कीचड़ था वहां पर, और बहुत ही ज्यादा डिसमिल था। डिसमिल मतलब काफी कह सकते हैं एक सैड सा माहौल था वहां पर। ठीक है, मतलब जैसे आप देख सकते हैं नॉर्मली जो हमारे स्लम्स वाले एरिया होते हैं वैसा माहौल था वहां पर। Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought that she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb and gee, look how she can draw. Maddie could say nothing. All she hoped was they would find Wanda. अब यहाँ पर दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही ना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हैं। दोनों को पता है कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन स्टिल वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। तो थोड़ी देर बाद में पैगी बोलती है कि यार एटलीस्ट मैंने उसे कभी फॉरेनर नहीं बोला, मैंने नहीं बोला कि वो विदेशी है, दूसरे देश से आई है, और मैंने कभी भी, मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि मैं उसका फन उड़ा रही हूँ, मतलब मैं उसके साथ मजाक कर रही थी, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी, मुझे पता ही नहीं था कि उसे बुरा लग जाएगा। लेकिन आप देखो गी मतलब ओ गॉड, कि गी का मतलब नॉर्मली हम बोलते हैं एक्सप्रेशन सरप्राइज की गॉड देखो वो कितना अच्छा ड्रॉ कर सकती है, किसको पता था। ठीक है, तो यहाँ पर पैगी बस खुद को कह सकते हैं जस्टिफाई कर रही है कि मैं तो उसका मजाक उड़ाना चाहती ही नहीं थी। ठीक है, मुझे तो पता भी नहीं था मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ, मैं तो सिर्फ ऐसे ही उसके साथ फन कर रही थी, अदरवाइज मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उसे हर्ट करने का। ठीक है, तो मैडी ने कुछ भी नहीं बोला, और मैडी सिर्फ यही सोच रही थी कि प्लीज वेंडा अभी नहीं निकली हो अपने घर से, यानी शहर नहीं गई हो। ओके, शी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, एंड पिक्ड ऑन हर का मतलब होता है मेक फन ऑफ समवन या फिर मेक क्रिटिसाइज समवन। ठीक है, एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज, एंड प्लीज not to move away and everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. The two girls hurried on. They hoped to get on the top hill before the dark. ठीक है, अब यहाँ पर मैडी है वो ऐसा सोच रही है कि हम उससे सबसे पहले तो जाकर मतलब कि हम क्या बात करेंगे। तो यहाँ पे मैडी सोच रही है सबसे पहले तो हम उसको सॉरी बोलेंगे, हम उसको सॉरी बोलेंगे कि हमने आपका मजाक उड़ाया, आपको क्रिटिसाइज किया, और फिर हम उसको ये भी बताएंगे कि पूरे स्कूल को कैसा लगता है कि वो कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी ड्राइंग करती है, और कितना खुश हैं स्कूल वाले उस पर। ठीक है, उसके अलावा हम उसको ये भी बताएंगे कि प्लीज आप मत जाइए, डोंट मूव अवे, और सारे जो बच्चे हैं वो आपके साथ नाइसली पेश आएंगे, आपका कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा, और हम दोनों मिलके मतलब मैडी और पैगी मिलके हम हर इंसान से लड़ जाएंगे जो भी आपका मजाक उड़ाएगा या फिर जो भी आपके साथ अच्छे से पेश नहीं आएगा। ठीक है, और वो जल्दी जल्दी चली जा रही हैं क्योंकि उनका बस ये मोटिव है कि वो अंधेरा होने से पहले वहां पर हिल्स पर पहुंच जाएं। ठीक है, जहां पर वेंडा रहा करती थी। तो कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत ज्यादा गिल्ट है, और उस गिल्ट के साथ ही वेंडा को ढूंढना चाह रही हैं, और वेंडा अगर उनको मिलेगी तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा खुश होंगी और उनसे सॉरी भी बोलेंगी, डेफिनेटली अपोलोजाइज करेंगी हर एक चीज के लिए। लेकिन क्या वेंडा मिलेगी, देखते हैं।
ठीक है, आगे देखते हैं। I think that's where the Petronsky live. The Maddie pointing to a little white house, wisp of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक जगह रुक के, एक व्हाइट हाउस की तरफ रुक के मैडी बोलती है कि आई थिंक यही वो जगह है जहाँ पेट्रॉन्स्कीज रहते हैं, यानी वेंडा पेट्रॉन्स्की की फैमिली रहती है। ठीक है, वहां पर जो ओल्ड ग्रास थी वो विस्प मतलब एक बंडल्स की तरह ऐसे लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक जो छोटी छोटी जो किटन्स होती हैं, बिल्ली के बच्चे होते हैं, वो ट्रैवल किया हो। मैं आपको एक बार ड्राइंग करके बता देती हूँ। ठीक है, वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो इस तरह से जो ग्रास थी वो इस तरह से बंच में बनी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि ये छोटी छोटी किटन्स जा रही हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा था ग्रास में। ठीक है, तो इस तरह से ग्रास वहां पर लगी हुई थी। द हाउस एंड इट्स पार्ट्स लिटिल यार्ड लुक्ड shabby but clean. It reminded Maddie of Venda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. There was not a sign of life about house. ठीक है, अब यहाँ पर क्या था कि उसका जो हाउस था वो बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही छोटा सा यार्ड था, बहुत ही छोटा सा घर था, थोड़ा सा शैबी लग रहा था। शैबी का मतलब है थोड़ा सा बैड कंडीशन में था, थोड़ा सा टूटा फूटा था, लेकिन घर बहुत क्लीन था, साफ सुथरा था। और यही चीज याद दिलाती है मैडी को वेंडा की उस ब्लू ड्रेस की, जो कि शैबी थी, यानी थोड़ी सी इधर उधर से फटी हुई थी या फिर, लेकिन बहुत ही क्लीन थी। ठीक है, बहुत ही साफ सुथरी थी। ठीक है, अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं देयर वाज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ। लाइफ मतलब ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है कि वहां पर उस घर में कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं नजर आ रहे थे या फिर कोई भी साइन नहीं था कि कोई अंदर है। आगे देखते हैं। Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to backyard and knocked there. Still there was no answer. There was no doubt about it, the Petronskis were gone. How could they ever make amends? They turned slowly and made their way back down the hill. अब उन्होंने गेट बजाया, ठीक है, लेकिन कोई आंसर नहीं आया। फिर वो बैकयार्ड गए, यानी पीछे वाले दरवाजे पर गए, वहां पर भी उन्होंने नॉक किया, अगेन कोई आंसर नहीं था। ठीक है, और अब वो श्योर हो चुके थे कि पेट्रॉन्स्कीज चले गए हैं, और अब वो दोनों सोच रही हैं कि हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, कैसे वो अमेंड कर पाएंगी, यानी कैसे समझौता कर पाएंगी, या फिर अमेंड्स मतलब किसी के साथ पछतावा करना कि आई एम सो सॉरी, मतलब सॉल्व करना मैटर को, तो वो कैसे अमेंड्स कर पाएंगी, कैसे सॉरी कर पाएंगी, कैसे अपोलोजाइज कर पाएंगी, कैसे उस चीज को सुधार पाएंगी जो उन्होंने की है। ये दोनों, पैगी और मैडी दोनों ही सोच रही हैं। अब यहाँ पर उन दोनों को पता चल गया कि वेंडा वहां नहीं है, उसकी फैमिली जा चुकी है, तो वो पीछे आते हैं और हिल की तरफ, हिल से नीचे उतरते रहते हैं अपने घर की तरफ, मतलब घर की ओर चले जाते हैं। आगे देखते हैं। Well, anyway, said Peggy, she's gone now, so what can we do? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawing. She might not even have won the contest otherwise. अब यहाँ पर पैगी जो है वो अपनी गलती, मतलब उसको पता है अंदर कि मेरी गलती थी, लेकिन वो एडमिट नहीं कर रही है। वो कह रही है कि अब हम क्या कर सकते हैं, वो लोग चले गए हैं, मतलब ऐसे प्रिटेंड कर रही है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और जब मैं उससे उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछती थी, तो मुझे लगता है कि उसको जो आइडिया है ना, वो वहीं से आया है 100 ड्रेसेस बनाने का। और अगर वो 100 ड्रेसेस ना बनाती, मतलब अगर मैं उसको नहीं मजाक उड़ाती, वो 100 ड्रेसेस ना बनाती, तो वो कॉन्टेस्ट भी नहीं जीतती। तो यहाँ पर पैगी कहीं ना कहीं ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से अंदर पैगी क्या है, अपोलोजाइजिंग फील कर रही है। Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. But that night, she could not get sleep. She thought about Venda and her faded blue dress and the little house she had lived in. ठीक है, तो जैसे पैगी ने यहाँ पर बोला कि हमने तो उसे इंस्पायर किया है, तो मैडी ने इस आइडिया को मना कर दी, मतलब उसके माइंड में उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया उसके आइडिया को। मैंने वो मतलब उसने बोला नहीं वहां पर पैगी को, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि अगर ऐसा होता तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। मतलब वहां पर मैडी सोच रही है कि व्हाई वी आर फीलिंग सो बैड, अगर ऐसा ही होता, अगर हमारे माइंड में यही आइडिया, तो उसने उस आइडिया को नकार दिया, बोलती कि आई टर्न अवे दिस आइडिया, उसके माइंड ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ठीक है, अब क्या हुआ, बट लेट नाइट शी कुड नॉट स्लीप, रात तक भी, देर रात तक भी वो सो नहीं पाई। वो सिर्फ और सिर्फ वेंडा के बारे में सोच रही थी, उसकी उस ब्लू ड्रेस के बारे में सोच रही थी, और उस घर के बारे में सोच रही थी, उस छोटे से घर के बारे में जहां पर वो रहा करती थी। देखते हैं आगे। And she thought of the glowing picture those 100 dresses made, all lined up in the classroom. At last, Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands.
and really thought this was the hardest thinking she had ever done. After a long time, she reached an important conclusion. अब यहाँ पर क्या हुआ कि उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ वेंडा की बात चल रही है। वो 100 ड्रेसेस जो कि क्लासरूम में लाइंड अप है, जैसा कि वेंडा कहा करती थी कि 100 ड्रेसेस उसके क्लोजेट में है, वो उसके माइंड में चल रही है मैडी के। तो मैडी फाइनली बैठती है अपने बेड पर, अपने फॉरहेड को जोर से ऐसे हाथों से दबाती है, और इससे पहले कभी भी उसने इतनी डीप थिंकिंग नहीं की थी, इतना गहराई से नहीं सोचा था, और फाइनली बहुत टाइम बाद में वो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंचती है, यानी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर पहुंचती है। क्या रिजल्ट है देखते हैं वो। She was never going to stand by and say nothing again. If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she'd speak up. बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पर हुई है कि यहाँ पर मैडी ये बोल रही है कि अब मैंने सोच लिया है, आज के बाद मैं कभी भी ना किसी का मजाक उड़ाऊंगी, ना किसी का मजाक होते हुए देखूंगी। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन का मजाक उड़ाएगा क्योंकि वो फनी है, या फिर उसका नाम थोड़ा सा अलग है, या फिर उसका थोड़ा सा स्ट्रेंज नाम है, तो वो क्या करेगी, स्पीक अप, और उसका क्या करेगी, उसके अगेंस्ट में बोलेगी और उसे रोकेगी। ठीक है, इवन इफ इट मीन्स लूजिंग पेगी फ्रेंडशिप, और हो सकता है इस चीज में भले ही उसे पेगी की फ्रेंडशिप भी छोड़नी पड़ जाए, पेगी उससे नाराज हो जाए, फ्रेंडशिप तोड़ दे, तो भी वो नहीं मानेगी। She had no way of making things right with Venda, but from now she would never make anybody else that unhappy again. उसे पता था कि वेंडा के साथ चीजें सही करने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है, कभी भी वो वेंडा के साथ जो भी हुआ उसे वो सही नहीं कर पाएगी, लेकिन अब वो ऐसा किसी के साथ कभी नहीं होने देगी, और कभी भी जितना उसने सताया है वेंडा को, ऐसा वो कभी किसी के साथ नहीं होने देगी, ना ही करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल कर आता है कि एक छोटे से इंसिडेंट्स ने, भले वो बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैजी का बिल्कुल ही पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है। तो आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, कभी भी आप किसी का मजाक उड़ाएं तो हमेशा उस पर्सन के शूज में पैर रख के देखिए और सोचिए कि अगर हम उस पर्सन की जगह होते तो हमें कैसा फील होता। तो ये चैप्टर ना जो 100 ड्रेसेस था, दोनों पार्ट जो थे इसके, ये सिर्फ इसी बारे में है कि वी शुड नेवर मेक फन ऑफ समवन ओनली बिकॉज दे आर डिफरेंट, दे आर फनी, दे बिलोंग्स टू अ डिफरेंट नेशन और दे बिलोंग टू अ डिफरेंट स्टेट, और या फिर उनका कलर डिफरेंट है या फिर उनका नाम डिफरेंट है। इस चीज को लेकर कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पेगी। सैटरडे को मैडी ने पेगी के साथ आफ्टरनून स्पेंड किया। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेट्रोंस्की। इट वाज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वेंडा शी हैड वॉन। अब वो दोनों मिलके, मैडी और पेगी मिलके, उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा वेंडा को, और एक फ्रेंडली लेटर, ऐसा नहीं कुछ सॉरी वगैरह बोल रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऐसे प्रिटेंड नहीं करना चाहते थे कि हमने कुछ किया है। तो उन्होंने एक लेटर लिखा, सिर्फ ये बताया कि कॉन्टेस्ट तुम जीत गई हो और स्कूल कैसा चल रहा है। They told her how pretty her drawings were, and they asked her if she liked where she was living, if she liked her new teacher. They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of X's for love. They mailed the letter to Boggins Heights and writing please forward on the envelope. अब यहाँ पर उन्होंने ये भी लिखा कि आपकी ड्राइंग्स हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत ही प्यारी थी, और उससे ये भी पूछा कि जहाँ तुम अभी रह रही हो क्या वो अच्छी जगह है, तुम्हारी नई टीचर कैसी है, क्या तुम्हें पसंद है। ठीक है, और उसके बाद में वैसे तो वो सॉरी बोलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक फ्रेंडली लेटर लिखा जो कि वो किसी भी नॉर्मल फ्रेंड को लिखते हैं, और फिर अपने जो लेटर था उसको नीचे बहुत सारे एक्सेस मतलब यूजुअली एक लेटर में या फिर मैसेज में एक्सेस हम तभी यूज करते हैं, दिस इज मेंट फॉर द किसेस। ठीक है, तो जब भी हम फ्रेंड्स आपस में जैसे लेटर्स लिखते हैं तो दे साइन इट विद द एक्सेस, मतलब लॉट्स ऑफ लव। ठीक है, तो काफी सारे एक्सेस उन्होंने लिखे एंड उन्हें बॉगिंग हाइट्स पर मेल कर दिया और नीचे लिख दिया प्लीज फॉरवर्ड, मतलब उसका जो एक्चुअल अभी मतलब इससे पहले वाला जो एड्रेस था वहां पे वो कर दिया और उस पर लिख दिया प्लीज फॉरवर्ड, मतलब जहां भी वो गए हैं वो लोग उस पर फॉरवर्ड कर दो। तो वो मेल सर्विसेज जैसे बाहर देशों में ऐसी होती है कि वो जहां पर पर्सन के पास पहुंचा है, अगर वहां पर कोई नहीं रह रहा तो जहां पर वो अभी करंटली रह रहे हैं वहां पर वो ऑटोमेटिकली लेटर जो है फॉरवर्ड हो जाएगा। और उन्होंने इस लेटर को मेल कर दिया था बॉगिन हाइट्स पर, और मतलब जहां पे भी वो रहती थी,
और क्या किया उन्होंने, नीचे लिख दिया प्लीज फॉरवर्ड, यानी प्लीज अगर ये लेटर वहां तक नहीं पहुंच पाता, कोई उसे रिसीव नहीं करता, तो आप वापस हमारे पास भेज देना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो वेंडा हैड रिसीव्ड इट, ठीक है। बहुत दिन निकल चुके थे, कोई आंसर नहीं था, लेकिन लेटर वापस भी नहीं आया था। इसका मतलब किसी ना किसी पर्सन को तो वो मिल ही गया था, मतलब वेंडा पेट्रोन्स्की को मिल गया था लेटर। Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. Weeks went by and still Venda did not answer. ठीक है, अब यहाँ पर वेंडा को लेटर मिल चुका था, ये पता लग गया था, लेकिन शायद वो इसलिए रिप्लाई नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत ज्यादा हर्ट थी, बहुत ज्यादा गुस्से में थी, और ऐसी सिचुएशन में आप किसी को आंसर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, अब बहुत दिन निकल चुके हैं लेकिन वेंडा का रिप्लाई नहीं आया। ओके, आगे देखते हैं। Peggy had begun to forget the whole business and Maddie put herself to the sleep at night by making speeches about Venda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses you have got. ठीक है, अब यहाँ पर पैगी तो सारा जो ये चीजें हुई थी ये सब भूलने लगी थी, और मेडी रात को खुद को सुलाती थी स्पीचेस प्रिपेयर करने के बाद, मतलब वो खुद से ही बातें करने लगी थी। वो ऐसे सोचती थी कि अगर वेंडा को मैं उस टाइम बचा पाती, यानी वेंडा को डिफेंड कर पाती, तो मैं ये स्पीच देती, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी लड़कियां उसे पूछती कि कितनी ड्रेसेस आपके पास हैं, तो मैं ये उनको स्पीच देकर उनको चुप कराती। Now it was Christmas time and there was snow on the ground, Christmas bell and a small tree decorated the classroom. On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received the morning. ठीक है, अब यहाँ पर क्रिसमस टाइम आ चुका था, और जो अमेरिकन कंट्रीज होती हैं, फॉरेन कंट्रीज होती हैं, वहां पर क्रिसमस के टाइम छुट्टियां होती हैं, मतलब काफी ज्यादा 1-2 महीने की छुट्टियां होती हैं, ठीक है। तो पूरा स्नो आ चुका था ग्राउंड में, क्रिसमस टाइम था, और पूरे क्लासरूम में भी एक छोटा सा क्रिसमस ट्री जो था वो डेकोरेट किया हुआ था। और लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर हॉलीडेज, मतलब हॉलीडेज से पहले जो लास्ट डे था स्कूल का, टीचर ने वो लेटर दिखाया बच्चों को जो कि उन्हें सुबह ही मिला था। क्या लेटर था, किसका लेटर था, देखते हैं। You remember Venda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me and I'm glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read her letter to you. The class sat up with a sudden interest and listened intently. अब यहाँ पर टीचर बता रही हैं कि ये जो मुझे लेटर मिला है ये वेंडा पेट्रोन्स्की से मिला है। याद है आपको वो लिटिल आर्टिस्ट, गिफ्टेड आर्टिस्ट, मतलब जिसके पास बहुत सारा टैलेंट था, जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता। चलो ये बात अच्छी हुई कि मुझे पता चल गया कि वेंडा कहाँ रहती है, तो मैं उसे उस ड्राइंग कॉन्टेस्ट का मेडल भेज सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर टीचर बोल रही है कि ये जो लेटर है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो पूरी क्लास एकदम इंटरेस्ट के साथ और इंटेंटली मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ में लेटर को सुनने लगी। अब वो लेटर क्या था, ध्यान से देखते हैं। डियर मिस मेसन, हाउ आर यू इन द रूम 13? डियर मिस मेसन, आप कैसी हैं, और रूम 13 मतलब मेरी क्लास कैसी है। प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोस 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइन्ड अप इन माई क्लोजेट। I like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one. For Christmas, I miss that school and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. Yours truly, वेंडा पेट्रोन्स्की। अब वेंडा ने एक लेटर लिखा है और वेंडा यहाँ पर बोल रही है कि क्लास कैसी है, और यहाँ पर बोल रही है वो कि आप सारी लड़कियों से बोलिए कि वो जो मैंने 100 ड्रेसेस बनाई है वो सारी पिक्चर्स वो रख सकती हैं। और स्पेशली उसने पैगी और मेडी का नाम लिया है और बोला है कि पैगी को मैं चाहती हूँ एक जो ग्रीन ड्रेसेस विद ट्रिमिंग, मतलब लेस के साथ में जो ग्रीन ड्रेस है वो रख ले, ठीक है। एंड जो उसकी फ्रेंड है मैडी वो ब्लू वन वाली ड्रेस रखे। एंड फॉर क्रिसमस मैं स्कूल को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, और जो मेरी नई टीचर है वो बिल्कुल भी आपकी बराबरी नहीं कर सकती, मतलब आप बहुत ज्यादा अच्छी हैं। और उसने लास्ट में बोला मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी, और नीचे लिखा योर्स ट्रूली वेंडा पेट्रोन्स्की। तो अब इस लेटर से पता चलता है कि वेंडा हैज फॉरगिवन मैडी एंड पैगी एंड ऑल द पीपल, ठीक है। तो ये काफी अच्छी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्रॉइंग्स वेरी केयरफुली, ऑल द हाउसेज हैड रेट्स होली इन द विंडोज, ठीक है। जब वापस आते टाइम, मतलब अब स्कूल ओवर हो गया है, हॉलीडेज आ चुकी हैं, तो वो वापस घर आ रही हैं, उन्होंने अपनी ड्राइंग जो कि वेंडा ने उन्हें गिफ्ट करी थी वो उन्होंने हाथों में पकड़ी हुई है। जितने भी जहां से भी वो निकल रही हैं सारे जो हाउस हैं वहां पर रेट्स आई हुई हैं, मतलब इस तरह से देखिए जब क्रिसमस आता है ना तो इस तरह से लोग डेकोरेट करते हैं इस तरह की पिक्चर्स के साथ, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये जो इसको हम होली बोला जाता है, इस तरह से ये जो
नॉक्ड पार्ट होता है, इसको होली बोला जाता है। तो ये कुछ क्रिसमस के स्पेशल डेकोरेशंस होते हैं, तो सारे घरों में वो लग चुकी है, मतलब क्रिसमस टाइम यहाँ पर दिख रहा है। जैसे दिवाली पर आप देखते होंगे कि लोग तरह तरह की चीजें अपने घरों में लगाते हैं। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैग्ड and in the window candy peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper was strung. The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow. ठीक है, अब यहाँ पर जब वो मार्केट से निकल रही हैं तो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज लगे हुए हैं। स्टैग्ड मतलब पाइल्ड, मतलब एक के ऊपर एक के बाद एक लगे हुए हैं। उसके बाद में पेपरमेंट स्टिक्स हैं, इस तरह से जो मैंने अभी आपको स्टिक्स दिखाई थी ना, इनको पेपरमेंट स्टिक्स बोलते हैं, एक तरह से कैंडीज बोल सकते हैं आप। उसके अलावा कॉर्नोकोपियाज बेसिकली क्या होता है, एक कह सकते हैं आप, एक बोल होता है, बोल के अंदर बहुत ही फ्लावर्स और पेटल्स वगैरह रहते हैं, काफी अच्छा स्मेल करने में काफी अच्छा होता है। ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वो स्ट्रंग का मतलब होता है ऐसे लटके हुए हैं वो कॉर्नोकोपियाज। द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस, मतलब एयर में क्रिसमस जैसी फीलिंग है, मतलब फेस्टिवल वाला माहौल है। हर जगह लाइट जल रही है जो कि स्नो को डिफरेंट कलर में चेंज कर रही है, मतलब जो स्नो पर लाइट्स चमक रही है, तो अगर रेड लाइट पड़ रही है तो स्नो जो है रेड कलर की साउंड हो रही है, ऐसे डिफरेंट कलर्स है। Boy, said Peggy, this shows she really likes us and shows she got our letter and this is her way of saying that everything's all right and that's that. ठीक है, अब यहाँ पर पैगी बोल रही है बॉय मतलब एक एक्सक्लेमेशन है जिसका मतलब है यस फाइनली फ्रेंड। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि जो वेंडा है वो हमें काफी पसंद करती है और ये जो हमारा लेटर था वो उसे मिल चुका है और अब ये उसका एक तरीका है ये कहने का कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ मतलब नॉर्मल है। आई होप सो, मैडी बोलती है कि मैं भी ऐसा ही होप करती हूँ। सैडली बोली वो, मतलब काफी सैड तरीके से बोली। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल लाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। ठीक है, मैडी सैड थी, ठीक है, पैगी तो खुश थी कि चलो उसने हमें माफ कर दिया, लेकिन मैगी सैड थी क्योंकि वो अब इस टाइट लिप्ड का मतलब है जो कि बहुत कम बोलती है, जिसके होंठ सिले हुए हैं, इस पॉलिश गर्ल को वो दोबारा कभी नहीं देखेगी और कभी भी उन दोनों के बीच में वो कभी भी सामने उसे देखकर सॉरी नहीं बोल पाएगी। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Wenda had been nice to her anyway. Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. Then hesitantly she rubbed her eyes and studied it intently. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो मैडी है वो अपने घर गई, उसने उस जो ड्राइंग थी उसको अपने एक वॉलपेपर पर बेडरूम पर लगा दिया और जो उसका शैबी सा रूम था, मतलब टूटा फूटा रूम था, क्योंकि मैडी भी कहीं ना कहीं एक पूर फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उसका जो टूटा फूटा रूम था वो एकदम ब्राइट हो गया वेंडा की जैसे ही ड्राइंग वहां पर लगी, क्योंकि बहुत सारे उसमें कलर्स थे। उसके अलावा मैडी वहां पर बैठ गई और उस ड्राइंग को देखने लगी, गेज करने लगी, मतलब निहारने लगी और वो सोचने लगी कि वेंडा कितनी अच्छी थी उसके साथ में, मतलब कितना अच्छा बिहेव करती थी। और इतने में उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसकी आंखें ब्लरी हो गई। फिर उसने अपनी आंखों को रब किया, आंसू पोंछे और उस पिक्चर को ध्यान से देखा। स्टडीड इट इंटेंटली का मतलब होता है अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड का मतलब होता है एकदम क्लियर एंड डिटेल, दैट शी हैड scarcely noticed the face and head of the drawing. But it looked like her, Maddie. It looked like her own mouth. Why, it really looked like her own self. Wenda had really drawn this for her. Excitedly, she ran over to Peggy's. Peg, she said, let me see your picture. अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे ही वो ड्राइंग को देख रही है तो उसे उसका चेहरा दिखने लगा है। ठीक है, क्योंकि पहले उसके कलर्स इतने ज्यादा थे कि वो फेस पर ध्यान ही नहीं दे पाई, लेकिन अब उसने देखा कि ओ गॉड, ये तो मेरे जैसी दिख रही है, बिल्कुल मेरे जैसा माउथ है इसका। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि वेंडा ने मैडी की खुद की ही पिक्चर बनाई है और उसे एक ब्यूटीफुल ड्रेस बनाई है। इतना ये जैसी चीज उसे पता चली, मैडी जो है एक्साइटेड होके और पैगीज मतलब पैगी के घर भागती हुई गई और फिर पैगी को बोली कि मुझे तुम्हारी पिक्चर देखने दो। ठीक है, फिर उसने पैडी की पिक्चर देखी। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड पैगी as they clattered up to her room where Wenda's drawing was lying face down on the bed. Maddie carefully raised it. Look, she drew you. That's you, she exclaimed, and the head and the face of this picture did look like Peggy.
What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, वो भाग के पैगी के यहाँ गई और दोनों जल्दी से भागते हुए, जैसे ही उसने बोला कि मुझे अपनी ड्राइंग दिखाओ, तो दोनों क्लैटर होते हुए यानी एकदम भागते हुए उसके रूम में गए जहां पर वेंडा की ड्राइंग पड़ी थी, उल्टी करके उसने रखी हुई थी बेड पर। तो उसने उठाया और उसको बोला कि देखो ये तुम्हारे जैसी दिख रही है। तो उसका हेड, इसका माउथ बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिख रहा है। और यहाँ पर पैगी बोलती है कि मैं अब क्या बोलूं, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें बहुत ज्यादा पसंद करती थी और कहीं ना कहीं वो लोग अगेन गिल्ट में हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा बुरा किया है पैगी के साथ। आगे देखते हैं। Yes, she must have. हाँ, उसने बिल्कुल हमें वो बहुत ज्यादा पसंद करती होगी. Agreed Maddie, and she blinked away the tears that came every time she thought of Wenda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked up, after she had said, "Sure, 100 of them all lined up." ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही ये सारी बात हुई, जो मैडी थी वो अगेन ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स। ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स मतलब कि एकदम रोने वाली थी वो, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, और जब भी वो वेंडा के बारे में सोचती है तो उसे रोना आता है। वो सिर्फ वेंडा को इमेजिन करती है एक सन के मतलब एक सनी स्पॉट पर स्कूल के ग्राउंड में, जहां पर सारी लड़कियां उसे सिर्फ ये पूछती थी कि कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास, और वो उन सबको हटा देती थी, सबको चुप करा देती थी ये कह के कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, सारी लाइंड अप हैं मेरे क्लोजेट। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं वेंडा को उस जगह पर। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल स्टोरी थी। जैसा मैंने बताया, हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 6 100 ड्रेसेस पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोंस्कीज लेटर से, कि मिस्टर पेट्रोंस्की यानी वेंडा के फादर का जो लेटर आया था वो क्या कह रहा था। ओके तो देखते हैं उनके लेटर में क्या लिखा हुआ था कि while all the students were looking at the drawing made by Wenda, Miss Mason received a letter from Petronsky's. The letter said that Wenda and Jake would not come to school anymore. ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। इसका आप इंट्रो पार्ट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन अगेन जैसे मैं बोलती हूँ, कितना लेंदी क्वेश्चन लिखना है ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो सिर्फ इतना सा पार्ट आपको लिखना है, अगर 2 या 3 मार्क्स का है तो आप ये चीजें ऐड कर सकते हैं। The letter said that Wenda and Jake would not come to school anymore as they were shifting away to a big city. ठीक है, यहाँ पर लिखा था उन्होंने, वेंडा के फादर ने, कि वेंडा और जेक यानी वेंडा और वेंडा का भाई दोनों स्कूल नहीं आएंगे क्योंकि वो एक बड़े शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। He showed his anger by saying that nobody would ask them why they had funny names because there were plenty of funny names in the new city. और वो गुस्से में थे, और वो गुस्सा उन्होंने कैसे शो किया अपने लेटर में, कि उन्होंने बोला कि अब उनसे कोई नहीं पूछेगा कि उनका नाम फनी क्यों है, कोई उनके फनी नेम का मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि जहां हम मूव कर रहे हैं वहां पर काफी फनी नेम्स वाले लोग हैं। ठीक है, तो ये उनके लेटर में लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज मिस मेसन एंग्री विद द क्लास और इज शी अनहैप्पी और अपसेट। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मिस मेसन ने बिल्कुल भी डांटा नहीं क्लास को। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, क्या मिस मेसन एंग्री थी या फिर वो सिर्फ अनहैप्पी थी और अपसेट थी। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। After reading the letter from Wenda's father, Miss Mason was unhappy and upset. ठीक है, वेंडा के फादर के जो लेटर को पढ़ने के बाद मिस मेसन एंग्री नहीं थी, लेकिन वो अनहैप्पी थी, नाखुश थी और अपसेट थी, दुखी थी, क्योंकि she found this thing very unfortunate कि किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। She was disturbed by the behavior of students towards Wenda. She was sure that none of the boys and girls would do such a thing deliberately, मतलब जानबूझ के कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा, कोई भी गर्ल या बॉय ऐसा नहीं करेगा। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी स्टूडेंट्स के इस बिहेवियर को लेकर कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। जानबूझकर तो बच्चे करेंगे नहीं, लेकिन स्टिल क्या हम उन्हें सही से वैल्यूज टीच नहीं कर पाए। ओके, दो शी डिड नॉट बैक द स्टूडेंट्स फॉर द इल ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ हर नेम, ड्रेसेस एंड द हाउस। ठीक है, लेकिन उन्होंने इस चीज को बैक नहीं किया स्टूडेंट्स को, कि बैक स्टूडेंट्स का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स को उनका पक्ष नहीं लिया कि जो उन्होंने बिहेव किया था वेंडा के साथ में, उसकी ड्रेस को लेकर, उसके घर को लेकर, उसके नाम को लेकर, इस चीज़ पर उन्होंने बिल्कुल भी पक्ष नहीं लिया, यानी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया स्टूडेंट्स को, बल्कि उन्होंने शो किया अपना अपसेटनेस एंड अपनी अनहैप्पीनेस। ठीक है, वो अनहैप्पी थी और अपसेट थी, एंग्री नहीं थी। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज मेडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वेंडास फादर, कि मेडी को कैसा फील हुआ जब उसने वेंडा के फादर का नोट पढ़ा यानी लेटर पढ़ा। आंसर देखते हैं इसका। After listening to the note from Venda's father, Maddie felt very sick and guilty in the bottom of her stomach. ठीक है, ये सुनने के बाद में वेंडास के फादर के जो उन्होंने नोट लिखा था वो सुनने के बाद में Maddie felt very sick, बहुत ज़्यादा उस बीमार फील हुई, बहुत ही गिल्टी उसे फील हुआ, मतलब उसके पेट में कुछ गुड़गुड़ होने लगा। She wasn't able to concentrate as she tried to prepare for her lesson. वो बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी जब वो अपनी पढ़ाई कर रही थी, अपने लेसन्स प्रिपेयर कर रही थी। She had not enjoyed listening to Peggy and asked Wanda how many dresses she had in her closet. ठीक है, उसने बिल्कुल भी इस चीज को एंजॉय नहीं किया था, बिल्कुल भी इस चीज के सपोर्ट में वो नहीं थी कि जब पैगी उससे पूछा करती थी कि कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये सारी चीजें फील की किसने? मेडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज मेडी वांट टू डू, मेडी क्या करना चाहती थी, यानी ये लेटर पढ़ने के बाद में ये जो उसको फील हो रहा था उसके बाद में मेडी क्या करना चाहती थी, क्या उसने डिसाइड किया। Okay, Maddie wanted to find Wenda. She wanted to tell Wenda that she had won the contest. They thought that she was smart and her dresses were beautiful. Also, she wanted to tell her that she didn't want to hurt her feelings. So definitely, Maddie क्या करना चाहती थी? अपोलोजाइज करना चाहती थी वेंडा से, उसको बताना चाहती थी कि उसने कॉन्टेस्ट जीता है और वो कितनी स्मार्ट है और कितना अच्छी वो ड्राइंग करती है। ठीक है, और इवेंचुअली वो उसको ये बोलना चाहती थी कि मैं आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी, और इवेंचुअली क्या करना चाहती थी? अपोलोजाइज करना चाहती थी। ओके, हम भी यही करेंगे अगर हमें पता चले कि कोई पर्सन हमसे हर्ट हो चुका है तो हम क्या चाहेंगे कि हम उससे अपोलोजाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट एक्सक्यूजेस डज पेगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर, व्हाई। ठीक है, पेगी अपने बिहेवियर के लिए, जो उसने बिहेव किया वेंडा से, उसके लिए वो क्या एक्सक्यूज देती है, यानी क्या बहाना बनाती है, और आपको ऐसा क्यों लगता है, मतलब ऐसा क्यों लगता है आपको। ओके, what excuses does Peggy think up for her behavior? ठीक है, Peggy said that she never called Wenda foreigner. Peggy कहती है, मतलब खुद को एक्सक्यूज देती है कि Peggy कहती है कि मैंने वेंडा को कभी भी एक फॉरेनर नहीं बुलाया, और मेड फन ऑफ हर नेम, मैंने उसके नाम का मजाक भी नहीं उड़ाया, विच मेड हर प्रिटी सेटिस्फाइड, और इस चीज ने उसे सेटिस्फाई किया काफी, कि मतलब मैंने उसको कभी फॉरेनर तो नहीं बुलाया, कभी मैंने उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया, मैं तो सिर्फ उससे उसके ड्रेसेस के बारे में पूछा करती थी। शी ऑल्सो सेड दैट शी नेवर थॉट वेंडा हैड इवन द सेंस ऑफ नो दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर। ठीक है, और उसने ये भी बोला कि उसे बिल्कुल भी सेंस ही नहीं था, यानी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो वेंडा का मजाक उड़ा रही है, यानी उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर रही है। She thought of Wenda as a dumb girl. ठीक है, भले ही वो वेंडा को एक डम गर्ल की तरह लेती थी, लेकिन फिर भी उसने उसके कभी नेम का, उसके फॉरेन कल्चर का मजाक नहीं उड़ाया। पैगी मेड सच एक्सक्यूजेस बिकॉज शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट वेंडा वाज नॉट स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड हर इंसल्ट। ठीक है, जो पैगी है वो ये एक्सक्यूज दे रही है कि वेंडा खुद ही एक स्टूपिड सी गर्ल थी, जिसे लगा कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब कि उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पैगी खुद को डिफेंड कर रही थी, अंदर ही अंदर उसे फील हो रहा था कि उसने गलत किया है, लेकिन वो उस चीज को एडमिट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेडी तो बिल्कुल फील कर रही थी वो सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर मेडीज थॉट एज दे गो टू बॉगिन हाउस। मेडी के क्या थॉट्स थे जब वो लोग बॉगिन हाइट्स गए, यानी उस जगह पर जहां पर वेंडा रहा करती थी। Maddie was relieved that Peggy had the same thought of going to find Wenda. Maggie बहुत relieved फील हुई, काफी relaxed फील हुआ जब उसे ये पता चला कि पेगी भी वेंडा के घर जाना चाहती है। ऑल द वे डाउन टू बॉगिन हाइट शी वॉज फीलिंग बैड अबाउट वेंडा। पूरे रास्ते जब वो वेंडा के वहां जा रही थी तो उसे वेंडा के बारे में बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। शी वॉन्टेड टू टेल हर सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ हर बट डिड नॉट गेट अ चांस टू से सॉरी टू वेंडा। पूरे रास्ते वो यही सोच रही थी कि जब वो मिलेगी तो मैं उसको सॉरी बोलूंगी, उसको बताऊंगी उसकी ड्रेसेस के बारे में, लेकिन उसे वो चांस नहीं मिला क्योंकि वेंडा पहले ही जा चुकी थी। ठीक है, तो ये सारे थॉट्स मैडी के दिमाग में चल रहे थे जब वो बॉगिन हाइट्स जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज वेंडाज हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वेंडाज ब्लू ड्रेस। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है कि मैडी को
वेंडा का घर देखकर उसकी ब्लू ड्रेस क्यों याद आई? ठीक है, तो इसका रीजन हमें पता है क्योंकि चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। तो इसका आंसर रहेगा कि व्हेन मैडी एंड पैगी रीच्ड वेंडाज हाउस दे सॉ अ लिटिल यार्ड, इट वाज शैबी बट क्लीन। ठीक है, जब मैडी और पैगी वेंडा के घर गए तो उन्होंने उसका बैकयार्ड देखा, घर देखा, तो घर शैबी था यानी थोड़ा टूटा फूटा था, लेकिन हाउस क्लीन था। इट रिमाइंडेड देम ऑफ वेंडाज ब्लू ड्रेस शी वोर टू स्कूल, इट वॉज ओल्ड फेडेड बट यूज्ड टू बी नीट एंड क्लीन। और यही चीज देखकर उन्हें याद आया उसकी ब्लू ड्रेस जो कि शैबी थी यानी थोड़ी फटी टूटी थी, लेकिन पुरानी थी, लेकिन वो एकदम क्लीन रहती थी। सिमिलरली हर हाउस वॉज स्मॉल and makeshift but clean, therefore it reminded Maddie of Wenda's house। तो वैसे ही उसका घर छोटा था, मरम्मत की जरूरत थी उस घर में, लेकिन हाउस क्या था, क्लीन था, और यही चीज देखिए उन्हें वेंडा की ब्लू ड्रेस याद आई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज शी केम टू। मैडी किस बारे में बहुत गहराई से सोच रही थी, बहुत ज्यादा हार्डली सोच रही थी किस चीज के बारे में, और एट द एंड वो किस कंक्लूजन पर पहुंची, यानी उसने क्या डिसीजन लिया। ठीक है, आंसर देखते हैं इसका। सो मैडी वॉज डीपली हर्ट अबाउट व्हाट दे डिड टू वेंडा। मैडी बहुत ज्यादा हर्टेड थी कि जो उन्होंने वेंडा के साथ किया था। शी थिंक्स अबाउट नॉट लेटिंग इनजस्टिस हैपन टू एनीवन। उसने सिर्फ यही सोचा कि अब वो किसी के साथ भी ये अन्याय नहीं होने देगी, किसी के साथ भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाएगी। शी मेक्स वोव का मतलब होता है उसने खुद से एक प्रॉमिस लिया, खुद से बोलते हैं ना शपथ ली, दैट शी वुड प्रोटेस्ट इफ एनीबॉडी मिसबिहेव्स विद एनीबॉडी। तो उसने खुद से ही ये वोव ली यानी एक शपथ ली कि अगर वो उस चीज के बारे में प्रोटेस्ट करेगी, प्रोटेस्ट मतलब किसी चीज के अगेंस्ट में खड़े रहना, किसी चीज के अगेंस्ट में कुछ बोलना, तो डेफिनेटली उस चीज को प्रोटेस्ट करेगी, उसको रोकेगी उस पर्सन को जो भी अगर किसी दूसरे पर्सन को मिसट्रीट करेगा यानी गलत तरीके से बिहेव करेगा। शी वोंट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर लाइक द वे शी डिड अर्लियर इफ इट वुड कॉस्ट इट हर फ्रेंडशिप विद पैगी। ठीक है, और वो सिर्फ एक म्यूट यानी चुपचाप से खड़ा है, एक स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर मतलब वॉचर जो देख रहा होता है चुपचाप, तो चुपचाप वो सिर्फ सारी चीजें देखेगी नहीं बल्कि उसको प्रोटेस्ट करेगी, भले ही इस चीज की वजह से उसे पैगी के साथ फ्रेंडशिप तोड़नी पड़ जाए। ओके, तो ये उसने इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, और वो क्या सोच रही थी, वो उस चीज के बारे में सोच रही थी जो भी उसने वेंडा के साथ किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वेंडा। जो लड़कियां थी यानी पैगी एंड मैडी, उन्होंने वेंडा को क्या लिखा। ठीक है, So Maddie and Peggy wanted to tell Wenda that they were sorry। ठीक है, मैडी और पैगी जो थे वो वेंडा को बताना चाहते थे कि वो सॉरी थे, यानी वो उस चीज के लिए माफी मांगना चाहते थे। बट इंस्टेड गर्ल्स रॉट अ फ्रेंडली लेटर टू वेंडा टेलिंग हर दैट शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट। ठीक है, एक सिंपल सा उन्होंने लेटर लिखा, फ्रेंडली लेटर लिखा, जिसमें सिर्फ उन्होंने वेंडा को बताया कि उसने वो कॉन्टेस्ट जीत लिया है। ठीक है, They also wrote how pretty her drawings were। उन्होंने ये भी लिखा कि आपकी ड्राइंग्स बहुत ज्यादा pretty थी। They asked her if she liked the place where she was living and if she liked her new teacher। उन्होंने ये भी लिखा कि क्या आप जहां अभी गई हैं वो जगह आपको पसंद आ रही है, या फिर जो आपकी नई टीचर है वो आपको पसंद है। They ended up with just writing a friendly letter। They signed it with lots of X's for love। और सिंपली, वैसे तो वो सॉरी लिखना चाहती थी, लेकिन उन्होंने एक सिंपल सा लेटर लिखा और उन्होंने एक फ्रेंडली लेटर लिखा और जिसको बहुत सारे एक्सेस यानी बहुत सारे लव के साथ में उस लेटर को साइन किया यानी खत्म किया। ओके, सो ये उन्होंने लिखा अपने लेटर में। अभी आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो क्या लिखना चाहती थी, तो ऐसे में आप लिखेंगे कि दे वांटेड टू राइट एंड they wanted to write sorry to Wenda। they wanted to tell her that we are sorry for our mistakes। ठीक है, तो ऐसा आपको लिखना था, लेकिन इंस्टेड उन्होंने क्या लिखा जो हमने इस क्वेश्चन में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वेंडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर। ठीक है, गर्ल्स को कैसे पता था कि वेंडा उनको पसंद करती थी, भले ही वो उसको टीज करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। ठीक है, ये बात गर्ल्स को कैसे पता चली। इसका आंसर हम लिखेंगे दैट वन डे मिस मेसन रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम वेंडा। एक दिन मिस मेसन को वेंडा से एक लेटर मिला। हाउस एवरीवन एंड रूम 13 वाज। इन हर लेटर शी हैज आस्क्ड मिस मेसन टू गिव द ग्रीन
ग्रीन ड्रेस विथ रेड ट्रिमिंग टू पेगी एंड द ब्लू वन टू मेडी। ठीक है, उन्होंने लेटर में ये भी लिखा कि मिस मेसन को बोला कि आप जो सारी पेंटिंग्स हैं वो गर्ल्स को दे दो और जो एक ग्रीन ड्रेस रेड ट्रिमिंग के साथ जो ड्रेस है वो पेगी को दे दो और ब्लू वन जो है वो मेडी को दे दो। मेडी प्लेस दैट ड्रेस इन हर रूम एंड लुक्ड एट द ड्राइंग वेरी केयरफुली। शी रियलाइज्ड दैट द ड्रेस हैड अ फेस एंड अ हेड व्हिच जस्ट लुक लाइक हर ओन सेल्फ। ठीक है, मेडी उसको अपने घर लेके गई, ड्राइंग रूम अपने बेडरूम में उस ड्राइंग को रखा और उसने ध्यान से देखा ड्राइंग को तो उसे पता चला कि उस ड्राइंग में जो फेस था वो बिल्कुल मैडी जैसा था। ठीक है, शी रश टू पेगी टू सी हर ड्राइंग, इट ऑल्सो हैड हेड एंड फेस दैट लुक जस्ट लाइक पेगी, दैट इज व्हाई द गर्ल्स न्यू दैट वेंडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज्ड हिम। फिर वो पेगी के पास गई तो पेगी की भी उसने ड्राइंग देखी तो बिल्कुल उसी की तरह ड्राइंग दिख रही थी। तो मतलब वेंडा ने उन दोनों की ड्राइंग बनाई थी और उन दोनों को गिफ्ट की थी। तो इससे पता चलता है कि भले वो उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन वेंडा उन दोनों को पसंद करती थी। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का सिंपल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो देख लेते हैं। ठीक है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाला पार्ट है ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट एडजेक्टिव्स कैन वी यूज टू डिस्क्राइब पेगी, वेंडा एंड मेडी। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो कि किसी नाउन को यानी किसी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को एडजेक्टिफाई यानी उनको कोई फीचर डिफाइन करने के लिए उनका यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक पेन है। ठीक है, ये पेन की क्या क्वालिटी है कि ये ब्लैक है। ठीक है, तो आई कैन यूज ब्लैक पेन। ठीक है, तो ब्लैक क्या हो गया? इस पेन का एडजेक्टिव हो गया क्योंकि वो उसको क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये बोर्ड है। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है ये बहुत टेक्स्ट कैसा है? नीट है। ठीक है, काफी नीट है यानी साफ सुथरा है। तो इस टेक्स्ट के लिए या इस बोर्ड के लिए एडजेक्टिव क्या हो गया? नीट। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन हमेशा खुश रहता है तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं कि ही इज वेरी चेयरफुल। ठीक है, तो चेयरफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया उस पर्सन के लिए। आई होप समझ में आया होगा एडजेक्टिव का मतलब। बहुत ही स्टार्टिंग से 3rd 4th क्लास से ही हम एडजेक्टिव्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या बोला गया है कि पेगी, वेंडा और मेडी के लिए आपको एडजेक्टिव्स बताने हैं। ठीक है, तो अब वैसे तो आपसे मैं पूछूं कि पेगी कैसी लड़की थी उसको डिफाइन करो तो आप बता पाएंगे। ठीक है, वेंडा कैसी लड़की थी आप बता पाएंगे, बहुत बातें हो सकती हैं उस बारे में। मेडी कैसी थी वो भी आप बता पाएंगे, लेकिन उनके लिए सही वर्ड्स हमें यूज करने पड़ेंगे। तो मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स यहाँ पर चूज करके रखे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ लिस्ट दी हुई है, आप अपनी बुक देखेंगे तो वहां पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। उसमें से मैंने कुछ वर्ड्स जो है निकाले हैं। आप खुद के भी कोई वर्ड्स उन्हीं वर्ड्स के सिनोनिम्स की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पेगी के देखेंगे, फिर वेंडा के, फिर मेडी के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेगी की। तो पेगी के लिए यहाँ पर जो कुछ हमने एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, जो हमने लिस्ट में से सिलेक्ट किए हैं, वो है सबसे पहले तो सरकास्टिक। सरकास्टिक मतलब हर किसी से टॉन्ट में बात करने वाले, कॉमेंट्स करने वाले, विटी कॉमेंट्स देने वाले, उन्हें हम सरकास्टिक कहते हैं। उसके बाद में है थॉटलेस। मतलब थॉटलेस मतलब किसी चीज पर डीपली नहीं सोचने वाली, क्योंकि जब वो वेंडा का मजाक उड़ाती थी तो वो बिल्कुल भी डीपली नहीं सोचती थी। जेलस, ऑब्वियसली वो जेलस होती थी अपनी बाकी सारी फ्रेंड्स से और बाकी स्टूडेंट्स से। अनफॉरगिविंग, अनफॉरगिविंग का मतलब होगा जिसको माफ ना किया जा सके कभी भी। उसके अलावा एरोगेंट मतलब बहुत ही ज्यादा रूड थी वो। क्रूअल थी, क्रूअल मतलब उसकी दूसरों की फीलिंग्स का बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हॉटी, हॉटी का मतलब होता है खुद पर बहुत ज्यादा प्राउड और बहुत ही ज्यादा एरोगेंस रखने वाली। प्राउड थी, बहुत ज्यादा उसे प्राउड था खुद पर। और वेन, वेन का मतलब होता है बिल्कुल यूजलेस, मतलब जो किसी काम का ना हो। ओके, तो ये सारे जो हमने एडजेक्टिव्स यूज किए हैं ये किए हैं हमने पेगी के लिए। वेंडा के लिए जो हम एडजेक्टिव्स यूज करेंगे वो सबसे पहले तो काइंड। शी वाज वेरी दयालु, बहुत ही ज्यादा काइंड नेचर की थी, क्योंकि उसने इतना सब होने के बाद भी पेगी और मेडी को माफ कर दिया था। कर्शियस थी, कर्शियस मतलब काफी तमीजदार थी। शी नोज हाउ टू मेंटेन हरसेल्फ। इंट्रोवर्टेड थी, इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड दो वर्ड होते हैं। इंट्रोवर्टेड का मतलब होता है जो खुद में रहता है पर्सन, ज्यादा सोशलाइज नहीं कर सकता। टैलेंटेड थी बहुत ज्यादा, नो डाउट, उसने इतनी सारी ड्राइंग्स बनाई थी, सारी ब्यूटीफुल। लोनली थी, अकेली थी डेफिनेटली। डिटरमाइंड थी यानी कॉन्फिडेंट थी, कंप्लीटली डिटरमाइंड थी कि मुझे ये चीज करनी है तो करनी है। कॉम्प्लिसेंट थी, कॉम्प्लिसेंट का मतलब होता है अपनी सिचुएशंस में सेटिस्फाइड थी। उसको ऐसा नहीं था मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए, वो जो भी कंडीशन में थी, चाहे पुअर थी या जो भी थी, वो उसमें सेटिस्फाइड थी। कंटेंटेंट, कंटेंटेंट का मतलब होता है कंटेंट में रहने वाली यानी एक सेटिस्फेक्शन में रहने वाली। जनरस, जनरस मतलब काफी ज्यादा दयालु थी।
फ्रेंडली थी ऑब्वियसली। इंट्रेपिड का मतलब होता है बिल्कुल भी कावर्ड नहीं थी, यानी डरपोक नहीं थी बिल्कुल भी। सेंसिटिव थी ऑब्वियसली, मतलब चीजों को इजीली सेंसिटिव थी, बहुत ज्यादा इमोशंस थे उसमें बहुत ज्यादा। कंपैशनेट थी, कंपैशनेट मतलब दूसरों की फीलिंग्स को समझती थी, काफी लविंग नेचर था। और क्रिएटिव थी, क्रिएटिव मतलब उसमें एक आर्ट थी, क्रिएटिवनेस थी, मतलब वो ऑब्वियसली इतनी अच्छी ड्राइंग्स उसने बताई थी, यानी काफी क्रिएटिव थी वो। ओके, सो ये सारे एडजेक्टिव हम यूज करेंगे वेंडा के लिए। उसके बाद में बारी आती है मेडी की। तो मेडी के लिए हमने यहाँ पर 4 जो हमारी लिस्ट थी उसमें से 4 हमने निकाले हैं एडजेक्टिव, ठीक है। तो इंसिपिड का बेसिकली मतलब होता है कि बहुत ही डल नेचर की थी, राइट। इसीलिए वो हमेशा पेगी के पीछे छुपा करती थी। तो बहुत ही डल नेचर होता है, बहुत ही फीका नेचर होता है ना, वैसे नेचर की थी, पर्सनैलिटी नहीं थी कोई उसमें। टिमिड थी, टिमिड मतलब बहुत ज्यादा डरपोक थी, जिससे वो कभी भी पेगी के सामने नहीं बोल पाई। प्लेसिड थी, प्लेसिड मतलब बहुत ज्यादा कह सकते हैं ना हार्ड थी, मतलब उसको फीलिंग्स वगैरह नहीं थी उसमें, नहीं, क्योंकि अगर फीलिंग्स होती, एम्पैथेटिक होती, तो वो डेफिनेटली वेंडा की जगह पर खुद को रखकर सोचती और उसके लिए आवाज उठाती। स्टॉलिड थी, स्टॉलिड का मतलब होता है कि मतलब बिल्कुल काम थी, बिल्कुल काम नेचर की थी वो, ठीक है। तो ये जो स्टॉलिड है ये वेंडा के लिए भी यूज कर सकते हैं, मेडी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एडजेक्टिव्स। आप सभी के मीनिंग इंडिविजुअली देखिएगा और इनके लिए जो जो वर्ड्स आप निकाल सकते हैं वो बताएंगे। चलिए आपके लिए मैं टास्क देती हूँ कि आपको कमेंट सेक्शन में वेंडा के लिए एक और एडजेक्टिव, ये तो मैंने इतने सारे लिख दिए हैं, लेकिन इसके अलावा एक और एडजेक्टिव आपको निकालना है और वो कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, वेंडा के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सेक्शन है कि फाइंड द सेंटेंसेस इन द स्टोरी विद द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब। हमारी जो स्टोरी है उसमें से सेंटेंसेस निकालिए जिसमें ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं। जैसे फ्रेजल वर्ब होती क्या है, फ्रेजल वर्ब मतलब कि वर्ब होती है और वर्ब के साथ में कोई ना कोई प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ होता है, जैसे ऑन, ऑफ, बाय, अप, ओवर, ठीक है। सो ये यहाँ पर देखो, ये वर्ब है और ये हमारा प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वर्ब प्लस कोई और फ्रेज जुड़ा हुआ है जैसे कि प्रीपोजिशन, तो उसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। तो लाइन्ड अप, थॉट अप, टुक ऑफ, स्टूड बाय, ठीक है, ये चारों ऑब्वियसली हमने चैप्टर में पढ़े हैं। तो चलिए इनका देखते हैं कहाँ कहाँ यूज हुए हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं, लाइन्ड अप शी थॉट ऑफ ग्लोइंग पिक्चर्स ऑफ दोज 100 ड्रेसेस ऑल लाइन्ड अप इन द क्लासरूम, ठीक है। सो उन्होंने वो जो क्रिसमस ट्री वहां पर खड़े थे, स्नो खड़े थे, तो उनको देखकर वही सोचा कि जैसे वेंडा कहा करती थी कि लाइन्ड अप मतलब एक साथ एक जगह पर टके हुए हैं, लाइन लगी हुई है किसी चीज की, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ है थॉट अप। थॉट अप क्या होता है, थॉट अप पेगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मेडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि पेगी, वैसे तो उसे सारे लोग चढ़ाते थे, लेकिन पेगी थी जिसने ये गेम जो था इसको सोचा था, मतलब इसको इन्वेंट किया था। ये कौन सा गेम, वेंडा से बार बार पूछना कि कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास, तो थॉट अप यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर पेगी और मेडी लास्ट लड़कियां होती थी जो कि वहां से जाती थी, मतलब वेंडा का मजाक उड़ा के। तो थॉट अप मतलब किसी चीज को सोचना, आइडिया जनरेट करना। थर्ड है टुक ऑफ। टुक ऑफ का मतलब कहीं से चले जाना या फिर किसी चीज को उतारना, जैसे आई टुक ऑफ फ्रॉम द क्लास मतलब मैं क्लास से चली गई। आई टुक ऑफ दिस स्टिकर फ्रॉम पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, किसी चीज को उतारना या फिर कहीं से चले जाना, दोनों मीनिंग होते हैं। तो टुक ऑफ हमारे यहाँ पर यूज हुआ है दैट मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन देम एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट व्हाइट हैंडकरचीफ्स, ठीक है। सो मिस मेसन ने अपने क्या निकाले, ग्लासेस निकाले। किसी चीज को निकालना, किसी चीज को उतारना, कहीं से चले जाना, तीनों का मतलब टुक ऑफ, ठीक है। फोर्थ देखते हैं स्टूड बाय। स्टूड बाय का मतलब है कहीं पर खड़े रहना। खड़े रहना मतलब उधर पास में ही किसी चीज के खड़े रहना। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली एंड दैट वाज जस्ट एज बैड व्हाट पेगी हैड डन, ठीक है। वहां पर जब पेगी मजाक उड़ाती थी वेंडा का, तो मेडी वहां पर चुपचाप खड़ी रहती थी, शी जस्ट स्टूड बाय। और यही यहाँ पर ये जो स्टूड बाय का मतलब है, मेडी जो थी वो पेगी के बगल में खड़ी रहती थी, ये इस फ्रेज का मतलब है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मिल गए हैं। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि कलर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब फीलिंग्स, मूड्स एंड इमोशन, मैच द फॉलोइंग कलर एक्सप्रेशंस विद अ सजेस्टेड पैराफ्रेज। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ फ्रेजेस लिखे हुए हैं और साथ में उनका मीनिंग लिखा हुआ है। जो ये फ्रेजेस हैं इसमें कुछ कलर का यूज किया गया है, तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए आंसर लिख दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो ये आपको क्वेश्चन में शफल करके दिए हुए हैं, तो आपको देखने हैं अपनी बुक में, ओके। चलिए, तो जो फर्स्ट हमारा था द मंडे मॉर्निंग ब्लूज,
ठीक है। ब्लूज का मतलब होता है कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ कह सकते हैं ना, जब बिल्कुल हमारा मूड खराब रहता है। तो बेसिकली क्या होता है कि संडे को आपकी छुट्टी होती है, जब आप मंडे मॉर्निंग स्कूल जाते हो तो आपको कैसा लगता है, बस वो समझ लो कैसी फीलिंग होती है, वो है मतलब मंडे मॉर्निंग ब्लूज। सो सैडनेस और डिप्रेशन आफ्टर अ वीकेंड ऑफ फन, एक पूरे वीकेंड पर आपने फन किया, संडे को सैटरडे को बड़े मजे किए, और जब आप काम पर जाते हो या स्कूल जाते हो मंडे को तो आपको बहुत बुरा लगता है, सैडनेस होती है, दुखी होते हो, तो उसी को हम बोलते हैं मंडे ब्लूज। टू गो रेड इन द फेस, की फेस रेड हो जाना, मतलब शर्म, शर्म से बिल्कुल फेस रेड हो जाना। नॉर्मली लोगों का फेस रेड कब होता है, शर्म से, ठीक है। तो सो टू फील एम्बेरेस्ड एंड एंग्री या फिर अशेम, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को जब गुस्सा आता है तब भी वो रेड हो जाते हैं, तो या तो आप एंग्री होते हो या फिर आप शर्मिंदा होते हो, दोनों में आपको क्या होता है, फेस जो है आपका वो रेड हो जाता है। नेक्स्ट है लुक ग्रीन, ग्रीन होना मतलब ग्रीन, देखो ग्रीन जो साइन होता है वो मोस्टली यूज किया जाता है सिकनेस के लिए, यानी बीमारी के लिए। टू फील वेरी सिक एज इफ अबाउट टू वॉमिट, क्योंकि वॉमिट की जो इमोजीज भी जो होती है ना उस पर भी ग्रीन कलर होता है, सो इसीलिए लुक ग्रीन का मतलब टू फील सिक। ओके। 4 का मतलब है रेड कारपेट, ठीक है। रेड कारपेट कहाँ बिछता है, या तो शादियों में बिछता है या फिर जो आपने मूवीज के प्रीमियर्स देखे होंगे वहां पर बिछता है। तो रेड कारपेट का मतलब किसी पर्सन का वेलकम कर रहे हैं, तो किसी भी आप शादी में जाइए वहां पे आपको रेड कारपेट मिलेगा ही मिलेगा, मतलब स्पेशल वेलकम। नेक्स्ट होता है ब्लू, ब्लू ब्लडेड, ब्लू ब्लडेड, ब्लू जो कलर है वो रॉयल्टी का एक सिंबल है। सो ब्लू ब्लडेड का मतलब होगा ऑफ नोबल बर्थ और फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, जो राजा महाराजाओं की फैमिली में से है या फिर कोई एक नोबल बर्थ है, किसी राजा के घर में पैदा होना, दैट इज ब्लू ब्लड। नेक्स्ट है अ ग्रीन बेल्ट, ग्रीन बेल्ट क्या होता है कि जैसे ये आपका घर है, तो इसके पास की वो जमीन जो यूज तो आप कर सकते हैं लेकिन उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इस एरिया को हम बोलते हैं ग्रीन बेल्ट, ठीक है। तो कोई भी सिटी है तो सिटी के वो वाला बाहर वाला एरिया जहां पर कंस्ट्रक्शन बना है जो कि गवर्नमेंट का है, उसे हम कहते हैं ग्रीन बेल्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक गार्ड, ब्लैक गार्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन, डिसऑनेस्ट पर्सन, जिसे सही और गलत का कोई फर्क नहीं पड़ता, ही इज अ ब्लैक गार्ड। ब्लैक गार्ड मतलब उसको नहीं पता सही कब करना है गलत कब करना है, ही इज डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट है अ ग्रे एरिया, या फिर आप इसको कह सकते हो ब्लरी एरिया, मतलब ऐसा एरिया ऑफ सब्जेक्ट, ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको सारी चीजें पता ही नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई इंसिडेंट्स, ऐसी कोई बात हो रही है जिसके बारे में आपको जानते ही नहीं है, तो वो क्या हो गया, दैट दिस इज अ ग्रे एरिया फॉर मी, यानी मुझे सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा अ व्हाइट फ्लैग। व्हाइट फ्लैग बेसिकली यूज किया जाता है जब एक वॉर हो रहा होता है दो कंट्रीज के बीच में, तो जब एक कंट्री सरेंडर करना चाहती है और उस वॉर को खत्म करना चाहती है तो वो व्हाइट फ्लैग होस्ट करते हैं, तो व्हाइट पीस का साइन होता है, तो और एंड इट इज आल्सो द साइन ऑफ सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट, अ विश टू स्टॉप फाइटिंग, ठीक है। किसी को व्हाइट फ्लैग दिखाना यानी लड़ाई को रोकना। ओके, ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है फोटोग्राफी प्रिंट ऑफ बिल्डिंग फेज डिटेलिंग प्लान और स्कीम, ठीक है। किसी स्कीम का आपने देखा होगा, जब भी आपका कभी घर बना होगा तो उसका पहले मैप बनता है कि ऐसे बाथरूम रहेगा या किचन रहेगा या बेडरूम रहेगा या हमारा दूसरा बाथरूम रहेगा, दूसरा बेडरूम रहेगा, यहाँ से गेट रहेगा। तो ये क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। किसी भी घर को बनाने के लिए, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए हम पहले जो ब्लूप्रिंट मैप बनाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट। या फिर कोई स्कीम आप कर रहे हो कि जैसे हमें यहाँ पर एंटर होना है, इस टारगेट को अचीव करना है, फिर हम यहाँ जाएंगे, तो ये भी क्या है, ब्लूप्रिंट है, ठीक है। तो कह सकते हैं जो आउटलाइन होती है किसी चीज की उसे हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। आप भी एग्जाम से पहले यही करते होंगे, एग्जाम से पहले कि आज मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर एग्जाम आ जाएंगे, ओके, फिर मैं रिवीजन करूंगा, बट वो होती नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए प्लानिंग हमारे साथ करते रहिए। नेक्स्ट है रेड हैंडेड, रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, मतलब किसी अनलॉफुल एक्ट में वाइल डूइंग समथिंग रॉन्ग, किसी अनलॉफुल एक्ट में पकड़े जाना या फिर किसी कह सकते हैं ना क्राइम में शामिल होना और ये करते हुए पकड़े जाना, उसे हम कहते हैं रेड हैंडेड। दैट पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड, यानी चोरी करते टाइम ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट है द ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट का मतलब है किसी चीज में एंटर होने की या किसी काम को करने की परमिशन देना। जब आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े होते हो तो ग्रीन लाइट होती है, तभी आप आगे जाते हो। वैसे ही मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ट्रिप पे जाना चाहते हो और आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो, तो पेरेंट्स अगर हाँ बोल देते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को बोलोगे कि आई हैव गॉट द ग्रीन लाइट, मतलब मेरे को हरी झंडी मिल चुकी है, मतलब मुझे जाने की परमिशन मिल चुकी है। तो ग्रीन लाइट का मतलब किसी चीज की परमिशन मिलना।
ओके जी, ये था हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 की। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट के इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और जो मैंने आपको टास्क दिया था कि वेंडा के लिए आपको एक एडजेक्टिव बताना है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू सो मच।